हेलो दोस्तों, मैं शेखर शर्मा आपके अपनी यूट्यूब चैनल रेनबो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम टॉप 20 सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि मैथ के मैं आपको टॉप 20 प्रश्न करा रहा हूं। इसका ये फ़ायदा होने वाला है कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें प्रश्न रिवाइज होते हैं, और टॉप 20 का सबसे बड़ा फ़ायदा आपके लिए ये है कि यह प्रश्न पूरे गणित को एक बार में कवर कराएंगे। तो इसीलिए टॉप 20 सीरीज का आप अगर रिवीजन करते रहेंगे तो उसमें क्या है कि आपके पूरे गणित का रिवीजन हो जाएगा और सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो मैंने प्रश्न उठाए हैं वो एसएससी जीडी के प्रश्न हैं, जो एसएससी ने जीडी का एग्जाम कराया था भी 2023 में, उसी के प्रश्न है सारे के सारे। देखो, जैसे कि पहला प्रश्न है, ये आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है। देखो, प्रश्न को आराम से पढ़ना है, सॉल्यूशन उसका फास्ट करना है, क्योंकि पढ़ते समय अगर गलती हुई तो फिर प्रश्न का उत्तर भी गलत आने वाला है। गलत आए तो बढ़िया, आए प्रश्न का उत्तर भी नहीं आता कभी कभी अगर हम प्रश्न को गलत पढ़ देते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह संख्या 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब एक बार बताओ कि उसने कहा वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी संख्या बनी होगी जो इनसे तो कट गई होगी। कब? जब उसमें 20 जोड़े गए होंगे। भाई उसने कहा है 20 जोड़ने पर, इसका मतलब यहां मेरे पास जो ऑप्शन बने होंगे वो सारे के सारे वो होंगे जो 20 घटाने के बाद बने होंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न में हमेशा एलसीएम लेना है, हमेशा एलसीएम, हमेशा ऐसे प्रश्न में एलसीएम लेना होता है। तो आपको एलसीएम लेना है किन संख्याओं का? 18, 56 और 42 का। देखो, जब भी संख्याओं का एलसीएम लेना हो तो आप बड़ी संख्या को उठाएं। सबसे बड़ी संख्या 56 है, किससे मिलकर बनी है? तो आपने कहा 7 गुणा 2 गुणा 2 और फिर गुणा 2। भाई 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, दूनी 56। भाई 7 अट्ठे 56 बना है, तो आपने देखो ये लिख दिया सारा कुछ। अब देखो 56 के बाद आया 42, 42 बना है 7 गुणा 6 से। देखो 7 दूनी 14 और 14 के बाद 42 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 3। 18, 18 बना है 3 गुणा 2 से, तो 3 दूनी 6 और 6 के बाद एक 3 और चाहिए, बन गया 18। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। देखो एलसीएम के लिए आपके पास क्या बना? 7 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9। अब देखो कहीं भी गुणा कर ले, मैंने कहा 8 सत्ते 56 गुणा 9। अब देखो 56 गुणा 9, तो मैं इस 9 को 10 लिख सकता हूं, 560 बन जाएगा। अगर आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 छिक्के 54 का 4, हासिल के लिए कितने बने आपके? 5, और 9 पंजे 45 और 5 50, तो ये संख्या बन गई कितनी? 504। इसका मतलब 504 एक ऐसी संख्या है जो इससे पूर्णतः व्यक्त हो जाती है, पर उसने कहा है कि 20 जोड़ने पर कटनी चाहिए। भाई उसने कहा निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह संख्या इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाती है। और अगर इनसे विभक्त हो जाती है, आप अगर देखें कि 504 एक ऐसी संख्या बनी है जो इनसे कट रही है। भाई आपने कहा 9 छिक्के 54 का 4 और 9 पंजे 45 और 5 50, 504 एक ऐसी संख्या है जो पूर्णतः व्यक्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि वह संख्या 20 जोड़ने पर कटी है, तो इसका मतलब उत्तर जो आया होगा वो 20 घटाने के बाद आया होगा। तो आपको क्या करना है? 504 में से 20 घटा देना है। 504 में से 20 घटाया तो बन गया 484, यानी कि 484 एक ऐसी संख्या बनेगी जो इनसे विभक्त हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन बना है? ऑप्शन डी। अगर ये पेपर में आए तो क्या करना है? देखो पेपर में आता है तो आपको विभक्ति के नियम पे काम करना है। जैसे 18 है, 18 किससे मिलकर बना है? 9 गुणा 2। अब उसने कहा कि 20 जोड़ने पर, मुझे बताओ अगर मैं 20 में भाग करता हूं, अगर मैं 20 में 9 का भाग करता हूं तो शेषफल 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें शेषफल 2 आ जाए। देखो 5 और 4 9, ये तो पूरा कट जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 2 7 और 4 9, 7 और 4 11, यानी कि यहां शेषफल 2 है। 5 और 4 9, यहां शेषफल 1 है और यहां शेषफल 2 है। तो आपके पास दो ऑप्शन बने, या तो आंसर ये है या ये है। अब उसने कहा कि 20 जोड़ने पर, अब देखो ये वाली संख्या तो 20 जोड़ने पर बनी है, यानी कि अगर मैं यहां जाता हूं तो ये 20 घटाने के बाद संख्या बनेगी, और यहां जाता हूं तो ये 20 जोड़ने के बाद संख्या बनेगी। तो इनमें दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 584, जो क्या है आपका आंसर है। करना क्या है? ऐसे प्रश्न में एलसीएम लेना है। अगर जोड़ने पर बोले तो आपको घटा देना है, घटाने पर बोले तो आपको जोड़ देना है, बस इतना करना है। देखो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 8 और 12
का तृतीय अनुपाती, तीसरा समानुपाती क्या होगा या तृतीय अनुपाती क्या होगा, एक ही बात है। जब भी आपसे ये तृतीय अनुपाती पूछ ले कि इसका तृतीय अनुपाती क्या है, तो आपको क्या करना है, तृतीय अनुपाती के लिए फॉर्मूला रहता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी का मान कितना है, तो आपने कहा बी का मान है 12 गुणा 12, और ए का मान कितना है, तो आपने कहा जी ए का मान है 8। 4 से काट रहे हैं, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 से काट रहे हैं, 2 छक्के 12 और 6 गुणा 3 कितना, तो इसका ऑप्शन आ गया कितना 18। इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आ गया 18। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको बस फॉर्मूला याद होने चाहिए। एक बार मैं फिर से लिखवाए दे रहा हूं, इनके फॉर्मूला क्या है। जब आपसे ये पूछ ले प्रथमानुपाती क्या है, प्रथमानुपाती पूछे तो पहली दोनों संख्याओं की तो गुणा और बाद वाली संख्या का भाग। जब ये आपसे मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती पूछे तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला मैंने यहां लिख ही दिया, तृतीयानुपाती पूछ ले बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर ये आपसे पूछ ले कि चतुर्थानुपाती क्या है, चतुर्थानुपाती क्या है, जब ये चतुर्थानुपाती पूछता है तो बी गुणा सी बटे ए, बी सी बटे ए। बस ये ही आपके फॉर्मूला हैं जिनसे ये सारे प्रश्न बने हैं, और कोई ऐसा पेपर नहीं है जहां यहां से प्रश्न ना पूछा गया हो। इसीलिए आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जब ये आपसे ये पूछ ले कि मध्यानुपाती क्या है या द्वितीयानुपाती क्या है या तृतीयानुपाती क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो भाई, अगर वीडियो बढ़िया से समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट जरूर करें और भाई शेयर भी करते रहें। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखो अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है एक सेब, एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य 36 रुपए है। देखो उसने कहा सेब, अब सेब को मैं एक्स माने ले रहा हूं, संतरा है वाई और आम को माने ले रहा है जेड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एक्स वाई और जेड का औसत मूल्य कितना है 36। अगर गुणा 3 कर देंगे तो तीनों के मूल्य का योग आ जाएगा। अब उसने कहा सेब और संतरा, सेब और संतरा क्या थे एक्स और वाई। उसने कहा कि सेब और संतरा का जो मूल्य है वो औसत है 28, सेब और संतरा का औसत मूल्य 28। आगे कहता है संतरा और आम का औसत मूल्य 32। देखो संतरा था वाई और आम था जेड, संतरा था वाई और आम था जेड। कितना बता दिया इसने बताया 32। पूछ क्या रहा है, ये आपसे पूछ रहा है संतरे का मूल्य क्या है, संतरा यानी कि वाई। अब मुझे एक बार बताओ कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो जोड़ते समय क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई, ये बन जाएगा। और अगर मैं इन्हें जोड़ रहा हूं तो ये बन जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ये बन जाएगा 60। अब मुझे बताओ इतने का मान तो मुझे पहले से ही पता है, एक्स वाई जेड कितना है 36, यानी कि वाई निकालना है तो 60 माइनस कितना 36, कितना आ जाएगा 24। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, डिटेल में नहीं जाना, डिटेल में जाएंगे तो गुणा करनी पड़ेगी, पहले गुणा 3 करोगे फिर गुणा 2 करोगे, उससे प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे बढ़िया ये है कि जहां जैसे दिया उसे ऐसे सॉल्यूशन कर दें। देखेंगे अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा। अब देखो एक बार बताओ कि इसने कहा 35 मीटर प्रति सेकंड। आपको एक बात क्लियर है कि जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाना है तो चाल रहेगी 18/5। 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, बस 18 की गुणा 7 में कर दो, 18 सत्ते 126। कौन सा ऑप्शन आ गया, 126 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बन गई है ये। देखेंगे पांचवा प्रश्न। देखो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, करो एक बार पांचवा प्रश्न, खुद से करने की कोशिश करेंगे पांचवें प्रश्न को। पहले कह रहा है रुपए 11,500 की धनराशि वार्षिक 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। अब मेरे पास क्या है कि मूलधन आ गया है, मूलधन कितना है, तो उसने कहा 11,500 रुपए, राशि कितनी है 11,500 रुपए, और आपकी दर कितनी है, तो दर आपको बताइए 5% वार्षिक। आपसे कह रहा है कि जिसमें ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि चक्रवृद्धि है,
वो पूछ रहा है 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमाउंट, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज की बात कर रहा है आपसे। अब एक बार बताओ कि अगर 5% ही दर है तो 5% का मतलब रहता है 1/20। चक्रवर्ती ब्याज में क्या है कि मूलधन में ब्याज जुड़ जाती है, बन जाएगा 21/20, जिसमें 20 आपका मूलधन बनता है और 21 हमारा मिश्रधन बनता है, जो अमाउंट बन जाता है। अब जब वो वापस करेगा तो इसका मतलब मिश्रधन वापस करेगा, तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसे प्रश्न में मिश्रधन निकालना हो तो क्या करना है, 11,500 गुणा 20/21। मिश्रधन निकालना है तो संख्या की सीधी गुणा करनी है, यानी कि आएगा आपका 21/20, 21/20 और गुणा में 21/20। ये वाली दोनों जीरो से तो दोनों जीरो गई, ये बन गया 115/4, 115/4 बन जाएगा 115 गुणा 21 हम 441 और बटे में बन जाएगा 4 का भाग करेंगे तो एक बात क्लियर है कि अगर बाद में 15 है तो 4 का भाग करने के बाद में 0.75 आएगा, 0.75 आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो गलत ही हैं, या तो आंसर ये है या आंसर ये है, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक है। चलो गुणा करते हैं। 115 में अगर मैं 4 का भाग करता हूं भाई, इसे मैं 100 + 4 लिख सकता हूं, 100 + 15, अगर 100 + 15 लिख रहे हैं, जैसे इसमें कि सॉल्यूशन आप एक बार कर लेना, इसका आंसर आ रहा है 126 75, 126 78, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए आ गया है 126 78। अगर देखो सॉल्यूशन करना हो इसका तो क्या करना है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 100 + 15, इसे मुझे बताओ 100 की अगर गुणा, भाई इसे आप लिख रहे हैं 100 + 15 भाग कितने का, 4 का, और गुणा में कितना 441। मुझे बताओ 4 का भाग 100 में कर रहे हैं तो 25 बार, और प्लस 4 का भाग अगर 15 में कर रहे हैं 4 × 12, और ये बचेगा 4 × 12 3/4 बचेगा, इसका मतलब 0.75। मुझे बताओ क्या 25 और 3 28 बन गया। मुझे बताओ 28 की गुणा 1 में करेंगे, 28 एकम 28 का 8, बाद में 7 5 रहेगा ही। अब एक बार बताओ कि 8 7 5 कौन से ऑप्शन में दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है, जो क्या है आपका आंसर है। देखो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याएं ए बी सी और डी का औसत 14 है। अब उसने कहा 4 क्रमागत विषम संख्या हैं, जिन विषम संख्याओं का औसत कितना है 14। अब देखो उसने कहा कि ए बी सी डी सारी की सारी विषम है जिनका औसत कितना है 14, और देखो औसत रहती है ना, औसत जो होती है वो बीच वाली संख्या रहती है, अगर 14 बीच वाली संख्या तो यहां रही होगी, और अगर 14 यहां रहेगा तो एक बात क्लियर है कि इससे पहले कौन सी विषम संख्या बनती है, तो आपकी बनती है 13, इसके बाद कौन सी, इससे पहले कौन सी बनती है तो 11, इसके बाद 15, इसके बाद 17। आपसे कह रहा है कि ए और डी का गुणनफल क्या होगा, ए और डी का गुणनफल क्या होगा। ए और डी का गुणनफल कह रहा है तो ए का मान तो 11 है और डी का मान 17 है, तो 11 × 17, इकाई अंक 7 आना चाहिए, इकाई अंक 7, 11 × 17 187 आ गया, जो आपका क्या है आंसर है। देखो जब भी क्रमागत बोल दे, अगर विषम बोली है तो विषम लेनी है, और अगर सम बोली है तो सारी की सारी सम लेनी है। यहां 4 क्रमागत थी तो 14 काउंटिंग में नहीं आएगी। देखो अगला प्रश्न, लिख रहा है 12 सेंटीमीटर लंबाई के, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई के और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखो जब भी आपसे घनों की संख्या पूछ लेता है, या जब भी किसी आकृति को तोड़ने के बाद कोई नई आकृति बनाई जाए और आपसे पूछ ले कि संख्या में कितने बनेंगे, तो आपको क्या करना है, ऊपर तो जो आपको आकृति दी है उसका आयतन लेना होता है, और नीचे जिसका मान आपसे पूछा होता है। अगर मैं यहां देख रहा हूं तो एक घन है, सॉरी घनाभ है, तो घनाभ का आयतन रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई,
बटे घन का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो सारी की सारी 4 ही रहेंगी। मुझे बताओ 4 दूनी 8 दो बार, 4 दूनी 8 दो बार, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, क्या आ गया आपका आंसर आ गया। यानी कि उसकी संख्या कितनी होने वाली है, तो ये आपकी 12 होने वाली है। कितनी होगी संख्या, 12 होगी। देखो अगला प्रश्न, ये कह रहे हैं एक ट्रक के मूल्य से, एक ट्रक का मूल्य से 8% कम किया जाता है। अब इसका मूल्य 7,36,000 रुपए है। अब इसका मूल्य 7,36,000 रुपए है। अब एक बार बताओ, 7,36,000 रुपए है, 8% इसमें कम किया गया होगा, 8% कम किया गया। मुझे बताओ 8% अगर कम किया गया है तो क्या ये 92% की वैल्यू है? भाई 92% की वैल्यू हो जाएगी, गुणा में कितना 100। अब देखो नीचे 92 है और गुणा में 100 है, संख्या किससे कट रही है, 4 से कट जाएंगी, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, बचे कितने 3, 33 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 1 2 3 0, 4 से काटेंगे 23 बार, 23 के में जाएगा 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 और सॉरी 8 तिया 24 का 4, हासिल के लिए बने 2 और 8 दूनी 16 और 2 18, यानी कि 8 बार कट जाएगा, 1 2 3 0 और आएंगी। तो आंसर क्या आ गया, 8 के आगे 1 2 3 4 5 0, 8 के आगे 5 0, कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया है, जो क्या है आपका आंसर है। चलो देखो अगला प्रश्न, कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है। देखो सबसे बड़ी आई तो इसका मतलब है आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ पूछ रहा है वो आपसे। अब देखो 1001 की क्वालिटी है, सबसे ज्यादा आंसर प्रश्न यहीं से बनते हैं अगर प्राइम नंबर से बने हैं तो, क्योंकि 1001 जो बना है ये बना है 7 गुणा 11 गुणा 13 से, 7 गुणा 11 गुणा 13, इन तीनों का गुणा है ये 1001। मुझे एक बार बताओ 7 से अगर मैं इस संख्या को काटता हूं 7 से, भाई इनमें से एक बनेगी संख्या अगर एचसीएफ है तो, 7 से मैं इसे काटता हूं, 7 से तो ये संख्या नहीं कट रही, इसका मतलब 7 एचसीएफ नहीं होगी। अब आते हैं 13, 13 का आधा कितना 6.5, 6.5 ऑप्शन में नहीं है। 11 का आधा कितना, क्योंकि आपसे पूछ रहा है x/2, अगर x का मान 11 है तो 11/2, 11/2 का मतलब कितना 5.5 आ गया जो आंसर है। अब एक बार टैली और करे दे रहे हैं इसे, देखो 11 से कटने का नियम था सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग बराबर होना चाहिए। देखो 2 और 6 8 बराबर 8 के, 1 और 0 1, 1 और 0 1, ऐसे 2 और 2 4 बराबर किसके 4 के। तो कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, 11 से तो सारी संख्या कट रही है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, x का मान आ गया 11 और ये आपसे पूछ रहा था x/2 का मान क्या होगा, तो वो होगा 5.5 होगा। देखो अगला प्रश्न, ये कह रहा है एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रुपए रखा। अब देखो अंकित मूल्य 2500 है और ये कह रहा है यदि इसे 20% की छूट और 10% की अतिरिक्त छूट पर बेचा जाता है, इसका मतलब बट्टा बन गया आपके पास 2। मुझे बताओ जब पहला बट्टा 20% है तो क्या कीमत 80% रह जानी है, दूसरा बट्टा 10% है, क्या वस्तु की कीमत 90% रह जानी है। इन बारी 2 और 2 4, 1 2 3 4, 25 अट्ठे 200 गुणा में 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कौन सा ऑप्शन आ गया 1800, 1800 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। देखो अंकित मूल्य की बात हो और जब भी बट्टा देना हो तो बस घटा के लिख देना है, अंकित मूल्य पर जब भी बट्टा देना हो तो संख्या को घटा के लिख देना है। देखो अगला प्रश्न 11वां प्रश्न करेंगे एक बार खुद से, बढ़िया प्रश्न एकदम, 11वां प्रश्न करेंगे खुद से।
ये कह रहा है यस एक कार्य को 49 दिन में कर सकता है, तो हमने लिख दिया वाई इस काम को करता है कितने दिन में? 49 दिन में। और नमन इसी काम को 35 दिन में कर सकता है। एक नया व्यक्ति आ गया नमन, कितने दिन? 35 दिन में। सौरभ समान कार्य को 7 दिन में कर सकता है, इसका मतलब इसकी क्षमता सबसे ज्यादा रहेगी। सौरभ कितने दिन में? 7 दिन में। आपका पहला काम है इन संख्याओं का एलसीएम लेना, इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेना। और अगर इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले रहे हैं तो ये बन रही है आपकी, देखो 49 जो बना है वो बना है 7 गुणा 7 से। 49 जो बना है वो बना है 7 गुणा 7 से। अगर मैं एलसीएम लेने जाता हूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 7 गुणा 7 गुणा 35। 35 के लिए 7 गुणा 5 चाहिए, तो 7 तो मैंने पहले लिख दिया, बचा क्या? 5। ये आपका एलसीएम आ गया 7 गुणा 7 गुणा 5। इसका मतलब इन संख्याओं का एलसीएम कितना बना? 245, क्योंकि 7 7 49, 49 की गुणा इसमें करेंगे तो 245 बन जाएगा, जो आपका क्या है? एलसीएम है। तो अगर एलसीएम इनका 245 है तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना बन गया? 245, यानी कुल काम है 245। अगर मैं 49 से काटता हूं तो 5 बार, 35 से काटता हूं तो 7 बार, 7 से काटता हूं तो 35 बार। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं और पहले दिन यश कार्य करता है, दूसरे दिन नमन कार्य करता है और तीसरे दिन सौरभ, इसका मतलब क्या है? क्रम इनका ऐसे ही है जैसे आपको लिखा मिला है यहां। चौथे दिन यश कार्य करता है, इसका मतलब क्या है कि क्रमागत आ रहे हैं बार बार। आपसे कह रहा है यही क्रम इस प्रकार अंत तक जारी रहता है, तो समान कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? मुझे एक बार बताओ कि अगर 245 काम करना है तो ये 5 करेगा, ये 7 करेगा, ये 35 करेगा। देखो पहले दिन कितना काम होगा? 5, दूसरे दिन 7, अगले दिन 35। तो मैं कह सकता हूं 3 दिन में आपने जो काम किया वो किया 47। 3 दिन में कितना काम कर दिया? 47। अगर 47 काम 3 दिन में, तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ाऊं प्रश्न को। तो आपको करना क्या है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको करना क्या है? 47 जो आपकी क्षमता बनी है इसका भाग कुल काम में कर देना। अगर मैं 245 काम को करवाता हूं भाग 47 करके, तो 47 से चला जाएगा। देखो 49 गुणा 5 बना था ये, तो ये 47 गुणा 5 बन जाएगा। 47 गुणा 5 बनेगा 235, बचा कितना? 10। अब देखो 3 दिन का काम लेके चल रहा था 47, तो गुणा 3 यहां कर देना। अगर 2 व्यक्ति हैं तो गुणा 2, 3 व्यक्ति हैं तो गुणा 3, तो 5 दिया 15 दिन कंप्लीट हुए। अब देखो 10 काम है बचा हुआ, ये वाला जो बचता है ये शेष काम रहता है, शेष कार्य। अब मुझे बताओ कि 10 अगर कार्य बचा हुआ है, 10 काम को करने कौन आएगा? पहले दिन। तो पहले दिन तो यश आता था, तो यश आएगा 5 काम कर जाएगा। कितने दिन लेगा? 1 दिन। तो वो 1 दिन तो मैंने यहां जोड़ दिया, तो दिन बन गए 16। बचा काम कितना? 5, तो बचा काम यहां आ गया 5। अब करने कौन आएगा? ये। तो 16 गुणा 7, 16 सत्ते 112, 112 और 5 117, तो आंसर आ गया 117/7। 117/7 कौन सा ऑप्शन दिया? सी। पहले क्या होता था? 16 से ही 5/7 ऑप्शन लिख देते थे। अब क्या है? 16 से ही 5/7 ना लिख के 117/5 लिख दिया है। करना क्या है? पहले तीनों का काम निकालना है और उसके बाद कंपेयर करनी है। देखो अगला प्रश्न, आप इस प्रश्न को डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पेन चलाने की आवश्यकता इसमें नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, एक ट्रक और 4 कार का औसत मूल्य 48 किलोग्राम है। एक ट्रक और 4 कारों का औसत मूल्य, औसत वजन कितना है? 48 किलोग्राम है। औसत वजन कितना है? 48 किलोग्राम है। यदि ट्रक का वजन अलग कर दिया जाए तो 1 किलोग्राम की कमी आ जाती है। तो मैं मानता हूं कि ट्रक अगर 48 का गया होता, अगर ट्रक 48 का गया होता तो कोई प्रभाव नहीं आता। अब क्या है कि ट्रक ज्यादा मान लेके गया होगा, बेगर आप दूसरे का हिस्सा छीन के ले जाते हैं तो उसके मान में तो कमी आ जाएगी। अब हुआ क्या कि जब ट्रक गया तो वो 4 किलोग्राम की कमी करके गया, मतलब 1 किलोग्राम की कमी करके गया। कितनी कारों पे? 4 कारों पे।
तो ट्रक जो लेके गया होगा वजन वो लेके गया 48 + 4, कितने किलोग्राम वजन लेके गया होगा ट्रक? तो ट्रक लेके गया 52 किलोग्राम। तो आंसर आ गया कौन सा ऑप्शन है? डी। अगर ट्रक ज्यादा वजन लेके गया है जब तो कमी आई है, और अगर ट्रक के जाने से वृद्धि हो गई होती कि भाई उसका जो वजन है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो मैं यहां घटा देता कि ट्रक अपना हिस्सा छोड़ के गया होगा। तो अभी क्या करना था, 1 किलोग्राम की जो वृद्धि थी वो 4 के 4 पे थी, बस कंपेयर करनी थी। देखो अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न करेंगे एक बार खुद से। देखो अगला प्रश्न, एक रहा है अरुण और आदित्य एक कार्य को अलग अलग 8 दिन और 12 दिन में कर देते हैं। अरुण कितने दिन में? 8 दिन में। और आदित्य कितने दिन में? 12 दिन में। आपका काम है दोनों का एलसीएम लेना। दोनों का एलसीएम बन गया 24। एलसीएम के इससे क्या है कि कुल कार्य आ जाता है। 8 से काट रहे हैं 8 × 24 और 12 से काट रहे हैं 12 दूनी 24। उसने कहा 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य ने कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब आदित्य ने जो कार्य किया है भाई, आदित्य ने जो कार्य किया वो 2 दिन किया। आदित्य की क्षमता है 2। भाई आदित्य की क्षमता कितनी है? 2। अब अगर आदित्य 2 की क्षमता से 2 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा? तो आप कहेंगे 4 काम कर देगा। मुझे बताओ अगर 24 में से 4 काम हो गया तो बच्चा काम कितना? 20। इस 20 काम को करने कौन आया? तो उसने कहा शेष कार्य को अरुण कितने दिन में पूरा कर देगा। अरुण की क्षमता 3 है तो 3 × 18 बचेंगे 2, फिर से 3 × 18 दशमलव लगा के तो 6.6 दिन आ जाएगा। बस ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? सी। देखो प्रैक्टिस है तो ये प्रश्न मौखिक हो जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ये गलत भी होंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि आप प्रैक्टिस करें ताकि पेपर में गलती ना हो। देखो सबसे आसान प्रश्न है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार पेपर में आते हैं। यूपी पुलिस का शायद ही कोई पेपर हुआ हो जिसमें इस वाले टाइप से प्रश्न ना पूछा हो। आप लास्ट ईयर के 2, 4, 5 साल के पेपर उठाना और हर पेपर में आपको ऐसा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा जहां क्या है कि एक बार वृद्धि होती है कमी पूछ लेता है, जहां कमी होती है वृद्धि पूछ लेता है। तो यहां क्या है, कह रहा है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं तो उसने कहा कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो आंसर इसी में छिपा हुआ है 40% अधिक। 40% को आप लिखेंगे 40/100। अब फाइनली काट के लाए तो 40% का मतलब बना 2/5। अब उसने कहा अधिक, तो आप अंश को तो ऐसे रहने दें, इसे नीचे ले जाकर जोड़ दें तो ये बन गया 2/7। 2/7 × 100 तो ये बनेगा 200/7 और 200/7 में भाग करेंगे 7 दूनी 14, 6 बचेंगे 60 हो जाएगा। 7 × 8 = 56, 4/7 या 28.5%। 28.5%। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन डी आ गया। अगर अधिक है तो आप नीचे ले जाके जोड़ देंगे और अगर कम है तो नीचे ले जाके घटा देंगे। देखो अगला प्रश्न, ये कह रहा है 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। कितनी थी? 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में 10%, 5% और 4% की दर से वृद्धि हुई है तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? देखो पहले की दी है, वर्तमान पूछ रहा है, इसका मतलब सीधा चलना है और सीधा चलना है तो आप सीधी गुणा करते चले आए जो प्रश्न में दिया है उसकी सीधी गुणा। उसने कहा 10% वृद्धि तो आप लिखेंगे 110/100। दोबारा 5% वृद्धि तो 105/100। 4% वृद्धि तो 104/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 से काटेंगे 25 × 4 = 100, 4 से काटेंगे
4 दूनी 8, 2 बचे 4 छिंग 24। इसका मतलब संख्या बन रही है 110 गुणा 105 गुणा 26। तो मुझे बताओ 26 की गुणा अगर मैं इसमें करता हूं तो 0, 26 से कम 26 का 6, हासिल के लिए 2, 26 से कम 26 और 2 28, गुणा कितना 105। देखो लास्ट में 0 आएगी और 6 पंजे 30 की एक और 0 आएगी, और फिर गुणा करेंगे 8 6 पंजे 30, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं भाई 28 60, और इसे ऐसे लिख सकता हूं 100 + 5। तो इसका मतलब क्या है कि 28 60 1 2 3 0, 5 की गुणा करेंगे 0, 5 6 30 की 0, और 5 8 40 और 3 43, और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 0 0 3, 6 और 4 10 की 0, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, और 2 और 1 3। तो आंसर कितना आ गया 3 0 0 3 0 0, 3 0 0 3 0 0, बस आंसर आ गया। देखो प्रैक्टिस अगर ठीक ठाक है तो आपको ही पता चल जाएगी प्रश्न का सॉल्यूशन होना किस तरीके से है। तो ये आपका आंसर आ गया 3 0 0 3 0 0। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये बढ़िया प्रश्न है और दौड़ फिलहाल हर एक पेपर में आ रही है तो इंपोर्टेंट है ये। देखो ये कह रहा है कि 4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को ABC में से प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्थान पर आते हैं। ए बी को 1 किलोमीटर से हरा देता है, बी सी को 1 किलोमीटर से हरा देता है, तो उस दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराता है? तो आपका काम है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बना लो, ए अनुपात बी अनुपात सी बना लो। उसने कहा 4 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को हरा दिया, जब ए 4 किलोमीटर गया होगा तो बी उस कंडीशन में 3 किलोमीटर गया होगा। भाई 1 किलोमीटर से हारने का मतलब यही है कि वो 4 जाए वो 3 जाए। बी ने सी को 1 किलोमीटर से हरा दिया, इसका मतलब बी जब 4 गया होगा सी उस समय 3 गया होगा। यहां 3 के आगे जगह खाली है और यहां 4 के आगे जगह खाली है, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। अब उसने कहा कि ए सी को कितने मीटर से हराता है 4 किलोमीटर की दौड़ में। मुझे बताओ 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर, और यहां बटे में कितना, जब ए गया होगा 16 तो बी कितने मीटर से हार गया होगा? तो बी हारा होगा, भाई वो तो 9 ही पहुंचा है अभी, तो बी हार गया होगा, सॉरी सी हार गया होगा 7 मीटर से। 16 से काट रहे हैं, 16 दूनी 32, बचे 8, 16 पंजे 80 और 0, 25 सत्ते 175 और 0। इसका मतलब क्या है कि ए ने जो सी को हराया है वो 1750 मीटर से हराया है। ए ने सी को कितने मीटर से हरा दिया? 1750 मीटर से। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि हर व्यक्ति को पूरा दौड़ाना है, ऐसा नहीं है कि वो 1 किलोमीटर पीछे रह गया और अगले को वहीं आप 3 किलोमीटर लिख दें, अगले को 2 किलोमीटर लिख दें, तो वहां गलत हो जाएगा प्रश्न। दौड़ कंप्लीट करानी है, जब ए 4 गया तो ये 3 गया, जब बी 4 गया तो सी 3 गया। देखो अगला प्रश्न एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है। जब 25% हानि पर बेचता है इसका मतलब क्या है कि माइनस में चली गई होगी वैल्यू, लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग करता है। मुझे बताओ कि 25% हानि की बात करी, इसका मतलब क्या है कि 1000 ग्राम को वो 750 ग्राम पे बेचने की बात करता है, परंतु 30% कम वजन का प्रयोग करता है। अगर कम वजन का प्रयोग किया तो मतलब 700 ग्राम का ही प्रयोग किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि 50 ग्राम की बेईमानी कर ली। भाई 50 ग्राम का लाभ ले गया, दुकान से गया कितना 700 ग्राम गुणा 100। अब मुझे बताओ कि लाभ हानि वाले तो दोनों ऑप्शन गलत, लाभ वाले 2 बचे हैं, इन वाली 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, 7 सत्ते 49, 7.14% आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आ गया, जो आपका क्या है कि उसने जब लाभ लिया है वो कितने प्रतिशत का ले लिया है। तो आप ये कह रहे हैं
कि उसका लाभ है 7.14% का, जो आपका क्या है आंसर है। देखो अगला प्रश्न यदि किसी वस्तु की खपत में, यदि किसी वस्तु के खपत के प्रतिशत में वृद्धि 25% है ताकि कुल बजट में परिवर्तन ना हो, तो वस्तु की कीमत में कितनी गिरावट आती है। मुझे बताओ, जब देखो एक तरफ वृद्धि और एक तरफ कमी, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब उसने कहा वृद्धि तो आप इसका सॉल्यूशन 25% से कर दो। 25% का मतलब कितना, 25% 1/4, और उसने कहा वृद्धि, तो इसे नीचे ले जाकर जोड़ दो, कितना 1/5। प्रतिशत में पूछ रहा है, गुणा 100 कर दो। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा कि उसका 20% बन गया है। अगला देखो, एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपए है। एक जैकेट का अंकित मूल्य कितना है, 3500 रुपए है। 3500 रुपए है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो व्यक्ति को इसके लिए कितना भुगतान करना होगा। इसका मतलब क्या है कि इसने 3 बट्टा दिए हैं। अब जैसे जैसे बट्टा दे रहा है उसकी गुणा ऐसे ही कर दो, पहला बट्टा, दूसरा बट्टा और तीसरा बट्टा। देखो पहला बट्टा था 5%, इसका मतलब वैल्यू बनी होगी 95/100। दूसरा बट्टा है 15%, इसका मतलब वैल्यू बनी होगी 85/100। तीसरा बट्टा है 20%, इसका मतलब वैल्यू बनी होगी 80/100। दो, ये वाली दोनों जीरो गई, इस वाली जीरो से जीरो गई। 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 4 से 25 बार, 5 पंजे 25, 17 बार, और 5 से 19 बार। तो 17 गुणा 7 कितना, 119, गुणा कितना 19। अब देखो 19 निम्मा 171 का 1, लास्ट में एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 2261 आंसर आ गया। भाई इकाई अंक से हो गया ना, यूनिट डिजिट ये बात बताती है कि जब इकाई अंक आप इकाई अंक में गुणा करेंगे तो लास्ट में एक आएगा, और एक ही ऑप्शन में दिया है, तो आंसर कितना आ गया 2261। आप कैलकुलेशन कर लेना, उत्तर यही आने वाला है। देखेंगे अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न। देखो 20वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4 और 900 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। 4 और 900 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला था √AB। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या था, √AB। √A का मान 4, B का मान 900। 4 बदल गया 2 में और 900 बदल गया किस में, 30 में, क्योंकि 30 का वर्ग होता है। तो आ गया 30 दूनी 60। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, जो आपका क्या है आंसर है। अगर वीडियो बढ़िया से समझ में आ रही है भाई, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में इसी मेहनत के साथ।